नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना लांबे, सहायक प्राध्यापक शासकीय दूबो महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपके सामने हरित क्रांति के प्रभाव विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। हरित क्रांति से तात्पर्य कम समय में कृषि सुधार के द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्रता लाकर अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ऐसी कृषि का आधार उन्नत तकनीकों द्वारा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि है, जो परंपरागत कृषि से सर्वथा भिन्न होती है। इसके लिए उन्नत प्रजाति के बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्रों का प्रसार, समुचित सिंचाई व्यवस्था, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, गहन भूमि उपयोग आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। सबसे पहले इसका सूत्रपात मैक्सिको में गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के विकास से शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई रॉकफेलर फाउंडेशन ने की थी। बाद में हरित क्रांति को ठोस आधार देने में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का योगदान प्रमुख माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कृषि के उन्नयन के माध्यम से शुरू हुआ, जब उन्नत बीज और रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा आदि के कारण सन 1970-71 में फसलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो इसे हरित क्रांति का उत्तरदायी माना गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, यंत्र और कृषि ऋण की सुविधा प्रदान की गई, जिसका उत्साहवर्धक परिणाम सामने में आया। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम लागू किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि आधिक्य की बढ़ोतरी उत्साहवर्धन बन गई। कृषि विकास की नई तकनीकों की खोज भारत के कृषि संस्थानों का सामान्य कार्यक्रम बन गया। कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामीनाथन के प्रयास से भारतीय कृषि को जो गौरव प्राप्त हुआ, वह अनुकरणीय बन गया है। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए जिन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो इस प्रकार हैं। उन्नतशील बीजों का प्रयोग से उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने लगी, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ा। वो अधिकाधिक इस उन्नतशील बीजों का प्रयोग करने लगे। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में भी तेजी से वृद्धि हुई। रासायनिक उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ने लग गई और इसका प्रयोग किसान निरंतर कर रहे थे। फसल सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता मिली, क्योंकि कीटनाशक दवाओं का उपयोग उन्नतशील प्रजाति की फसल को बचाने के लिए आवश्यक जान पड़ा। इस प्रकार फसल रक्षा की जागरूकता के तहत फसलों की सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। कृषि के यंत्रों का प्रयोग भी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आने लगा। कृषि उपकरणों में कटाई, सिंचाई, जुताई, मिसाई आदि मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ा। थ्रेशर और पंपिंग जैसी मशीन को छोटे किसान भी उपयोग में लाने लगे। मशीनीकरण के कारण ईंधन में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार से डीजल की खपत कई गुना बढ़ गई। सिंचाई सुविधा के उत्तरोत्तर विकास का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि में पहले अधिक नुकसान होता था, लेकिन बाद में पहले वृहद सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई और बाद में छोटी, लघु और व्यक्तिगत सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई और सिंचाई क्षमता में विस्तार के कारण उत्पादन में क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिलता है। बहुफसली कार्यक्रम द्वारा फसल गहनता से वृद्धि भी हरित क्रांति का प्रमुख तत्व माना गया। इसी प्रकार से कृषि ऋण की व्यवस्था से भी हरित क्रांति को बल मिलता है, क्योंकि पूंजी निवेश को जब आसान शर्तों पर कृषक को दिया जाता है, तो जिससे कृषि ऋण व्यवस्था बढ़ती है। और इस प्रकार से सन 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के बाद
अनेक संस्थाओं के माध्यम से कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को बीज, खाद आदि सुविधाएं भी मिलने लगी और इस प्रकार से किसान सीधे संपर्क में रहकर सुविधा प्राप्त करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की गई। इसके पहले कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन समर्थन मूल्य योजना के तहत लागत के आधार पर मूल्यों को निर्धारित किया गया और मूल्यों को तार्किक बनाए रखने के लिए सरकार स्वयं कृषि उत्पादों को खरीदकर उसका भंडारण और वितरण की व्यवस्था करने लगी है। ये हरित क्रांति के प्रमुख कारक रहे हैं और इनका प्रभाव जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं वो इस प्रकार है, जहाँ पर हरित क्रांति के कुछ धनात्मक प्रभाव यानी इसकी उपलब्धियां हम देखते हैं, वहीं हरित क्रांति में कुछ ऋणात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हरित क्रांति की जो प्रमुख उपलब्धियां रही उसमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जैसा अभी हमने देखा है। इसके अलावा आधुनिक कृषि निवेश और प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी बढ़ा है। कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, चीनी, चाय, डेयरी, कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक आदि उद्योग का विस्तार होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र का आधार मजबूत हुआ। वही देश आत्मनिर्भरता से ऊपर उठकर व्यापार की ओर उन्मुख होकर के उत्पादन करने लगा। रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होने लगे। तो ये तो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की उपलब्धियां रही, लेकिन हरित क्रांति में जो ऋणात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। कृषि उत्पाद की बढ़ोतरी कुछ ही फसलों के लिए महत्वपूर्ण रही, लेकिन सभी फसलों से इसका संबंध नहीं था और यह उत्पादन वृद्धि भी अल्पकालीन ही रही है। कृषि क्रांति के कारण कृषि निवेश कई गुना बढ़ गया, जिससे लाभ कर मूल्य निश्चित करना शासन के लिए कठिन हो गया था। सब्सिडी समाप्त कर दी गई थी, जिससे खर्च लगातार कृषकों का बढ़ने लगा था। कृषि की उत्पादकता को स्थिर रखने में भी कठिनाई उपस्थित होने लगी, क्योंकि भूमि उत्पादन क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। यदि भूमि में हम असीमित उत्पादन चाहें तो यह संभव नहीं होता। कृषि विकास की दर में ह्रास एक कमजोरी के रूप में सामने आई, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि का प्रतिशत है यह निरंतर घटने लगा था। हरित क्रांति से मात्र कुछ फसलें ही लाभान्वित हुई, लेकिन अनेक फसलें का अस्तित्व जो है ये खतरे में आया, जैसे मोटे अनाज, क्योंकि भारत में जो मोटे अनाज है इसके विकास के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है। सिंचाई की अनियोजित विकास के कारण जल संसाधन का अनियंत्रित उपयोग हुआ है, विशेष करके भूमिगत जल का, और इसके कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरने लगा और इसके कारण भविष्य में पेयजल की समस्या भी आ सकती है। कृषि मशीनीकरण के कारण पशु शक्ति का प्रयोग घट गया और यहाँ तक कि पशुओं का जो गोबर है उसे खेतों तक पहुँचाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होने लगी, जिससे उत्पादकता प्रभावित होने लगी। रासायनिक खादों का निरंतर और असंतुलित उपयोग होने लगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घटने लगी और मृदा संबंधी अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। हरित क्रांति ने पर्यावरण को भी हानि पहुंचाई है। विशेष रूप से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि कीटनाशक और रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पन्न खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इसका घातक परिणाम मानव जीवन के स्वास्थ्य पर भी हम देख सकते हैं। कृषि के मशीनीकरण से मानव श्रम की उपेक्षा हुई है, खास करके भारत जैसे बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में यह बहुत ही दुखदायी पक्ष हमारे सामने में आता है।
हरित क्रांति से प्रादेशिक असमानता में भी वृद्धि हुई है। देश का एक क्षेत्र जहां पर सिंचाई सुविधाओं से युक्त रहा है, वहीं देश के अन्य क्षेत्रों में सिंचाई का अभाव देखने को मिलता है। सामाजिक असमानता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि छोटे किसानों के लिए संभव नहीं हो सका। जितने भी लाभ थे ये बड़े किसानों ने ही प्राप्त किया है। अतः वर्गीय असमानता में संघर्ष बढ़ गया। कृषि पारिस्थितिकी में बदलाव भी हरित क्रांति के कारण सामने में आया है, क्योंकि मृदा की क्षमता का अत्यधिक दोहन जो होता रहा है, ये अपने आप में एक चुनौती बन गया है। अब हम यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रासायनिक जो खादों का उपयोग किया गया है, उसके कुप्रभावों से हम कैसे बचें, और इसके लिए जैव खादों का विकास आवश्यक हो गया है। अब इसीलिए अब एक नई नीति चालू की जा सकती है, या हम इस ओर अपना ध्यान आवश्यक कर सकते हैं कि रुको, देखो और बढ़ो। इस प्रकार से हम कृषि के विकास का कार्य संभव कर सकते हैं। धन्यवाद।